नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। महाराष्ट्र में एक सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का आकस्मिक निधन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 4 दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे। गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और संगीत जारी किया। दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से और अमरीकी ओपन टेनिस में राफेल नडाल और ईगा स्वीतेक अपने अपने वर्ग के चौथे दौर में पहुंचे। समाचार संध्या में जागृति शर्मा के साथ मैं नीलम मलकानिया। टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की आज महाराष्ट्र के पालघर जिले में चारोटी में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वो 54 वर्ष के थे। स्थानीय पुलिस ने बताया कि श्री मिस्त्री की कार दोपहर बाद तकरीबन 3:15 बजे सूर्य नदी पर बने पुल के डिवाइडर से टकरा गई। वो अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। हमारे संवाददाता ने पुलिस के हवाले से बताया कि श्री मिस्त्री के अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। 2 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने बताया कि हादसे में साइरस मिस्त्री के अलावा कार की पिछली सीट पर बैठे एक अन्य व्यक्ति की भी मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और उसकी बगल की सीट पर बैठा एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ है और उन पर गुजरात के वापी के एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। साइरस मिस्त्री के दुखद निधन पर राजनेताओं से लेकर व्यावसायिक उनको सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अपने शोक संदेश में कहा कि साइरस मिस्त्री की मौत से उन्हें बेहद दुख हुआ है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शोक व्यक्त करते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि यह व्यापार जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। उन्होंने कहा, साइरस मिस्त्री एक युवा, कुशल और होनहार व्यवसायी थे। राज्य के डिप्टी सीएम और गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ट्विटर पर कहा कि एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में साइरस मिस्त्री के निधन के बारे में जानकर वह स्तब्ध और बहुत दुखी हुए हैं। वर्ष 2011 में साइरस मिस्त्री ने रतन टाटा के बाद टाटा समूह के अध्यक्ष के रूप में कमान संभाली थी। हालांकि बाद में उन्हें देश के सबसे हाई प्रोफाइल बोर्डरूम तख्तापलट में बाहर कर दिया गया था। पालघर से नीता चौरे के साथ कुणाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री मिस्त्री के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि साइरस मिस्त्री एक अनुभवी व्यापारी थे और उन्हें भारत की आर्थिक प्रगति में भरोसा था। प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री मिस्त्री के निधन से वाणिज्य और उद्योग जगत को बड़ी क्षति हुई है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने साइरस मिस्त्री के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त किया है। श्री धनखड़ ने कहा कि उनका निधन व्यापारिक समुदाय के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने टाटा सन्स के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री के निधन पर दुख व्यक्त किया। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने उनसे कई बार हुई बातचीत को याद किया और उनके परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। आरपीजी उद्योग समूह के अध्यक्ष हर्षवर्धन गोयनका ने कहा कि श्री मिस्त्री एक मित्र, एक सज्जन पुरुष और एक मजबूत व्यक्ति थे। उन्होंने शापूरजी पालोनजी समूह को वैश्विक निर्माण कंपनी में बदल दिया और टाटा समूह का सशक्त नेतृत्व किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में देश भर के 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कारों से सम्मानित करेंगी। शिक्षकों का चयन 3 चरणों में पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया है, बल्कि अपने छात्रों के जीवन को भी समृद्ध किया है। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का ये कार्यक्रम आयोजित करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिक्षक दिवस के अवसर पर कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर देश भर के शिक्षकों को शुभकामनाएं दी हैं। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि ये महान शिक्षक, दार्शनिक और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर होता है। उन्होंने कहा कि श्री राधाकृष्णन उन सभी शिक्षकों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं जो विद्यार्थियों में ज्ञान और मानवीय मूल्यों का समावेश करने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षक नवाचार, प्रयोग और नए शोध के माध्यम से अपनी कुशलता और क्षमता में सुधार करने का लगातार प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से शिक्षा प्रणाली में बदलाव किया जा रहा है। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि ये शिक्षा प्रणाली में भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और भाषाओं को समाहित करने का अवसर उपलब्ध कराती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अध्यापन के सम्माननीय व्यवसाय में और नई प्रतिभाएं जुड़ेंगी। राष्ट्रपति ने भरोसा जताया कि शिक्षकों के प्रयास देश को शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल से मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर जाएंगे। ये किसी भी भारतीय रक्षा मंत्री की मंगोलिया की पहली यात्रा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। श्री राजनाथ सिंह मंगोलिया के राष्ट्रपति श्री यू खुरेल सुख से मुलाकात करेंगे। वे वहां के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सिखानबयार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों मंत्री रक्षा सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए नई पहल की शुरुआत करेंगे। श्री सिंह ने ट्वीट कर बताया है कि वो जापान यात्रा के दौरान टोक्यो में 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता में भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि भारत रक्षा सहयोग को मजबूत करना चाहता है और क्षेत्रीय सुरक्षा तथा स्थिरता को आगे बढ़ाना चाहता है। समाचार कक्ष से अतहर सईद। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गैसटेक मिलान सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल इटली जाएंगे। उनके साथ सरकारी और व्यापारिक शिष्टमंडल भी जा रहा है। गैसटेक तरल प्राकृतिक गैस एलएनजी पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा करने, कोविड महामारी के बाद आर्थिक गतिविधियों को पुनः पटरी पर लाने का आकलन करने और कार्बन उत्सर्जन मुक्त ऊर्जा के लिए मार्ग तैयार करने के बारे में विश्व भर के प्रमुख मंत्री और मुख्य कार्यकारी अधिकारी उपस्थित होंगे। श्री पुरी ऊर्जा सुरक्षा और विकासशील देशों के लिए ऊर्जा परिवर्तन विषय पर मंत्री स्तरीय चर्चा में शामिल होंगे। श्री पुरी यात्रा के दौरान गैसटेक सम्मेलन में भाग लेने वाले पेट्रोलियम मंत्रियों और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथभाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों से जेलों में सुरक्षा और सुविधाएं बढ़ाने पर ध्यान देने का आग्रह किया है। श्री शाह ने प्रत्येक राज्य से बेहतर जेल प्रबंधन के लिए 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की आदर्श जेल संहिता को अपनाने का आग्रह किया। श्री शाह आज अहमदाबाद में 6ठी अखिल भारतीय जेल प्रतियोगिता के शुभारंभ के बाद जनसमूह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने जेलों को आधुनिक बनाने और ऐसे कैदियों को समाज में वापस लाने पर बल दिया जो स्वाभाविक अपराधी नहीं होते। जेल प्रशासन का जिम्मेदारी जो स्वभावगत क्रिमिनल नहीं है, जो बॉर्न क्रिमिनल नहीं है और जो आदतन क्रिमिनल नहीं है, वो सारे कैदियों को समाज में पुनः प्रस्थापित करने के लिए जेल एक माध्यम बनना चाहिए, कारागार एक माध्यम बनना चाहिए और जेल प्रशासन इस दिशा में जाना चाहिए। गृह मंत्री ने कहा कि समाज में जेलों को जिस तरह से देखा जाता है वो नजरिया बदलने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बेहतर जेल प्रशासन के लिए तकनीक अपनाई जानी चाहिए।
जेल को जिस दृष्टि से समाज में देखा जाता है उस दृष्टि को भी बदलने की जरूरत है। जेल के अंदर सजा याफ्ता कैदी जो होते हैं, हर कैदी स्वभाव से क्रिमिनल नहीं होता। कई बार कुछ घटना ही ऐसी हो जाती है कि अलग अलग प्रकार के गुनाह में उनका इन्वॉल्वमेंट आता है और सजा भी होती है। ये समाज को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए बहुत जरूरी प्रक्रिया है, क्योंकि दंड ही नहीं होगा तो भय नहीं होगा, भय नहीं होगा तो डिसिप्लिन नहीं होगी, और डिसिप्लिन नहीं होगा तो स्वस्थ समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए दंड की प्रक्रिया तो बहुत जरूरी है। गृह मंत्री ने कहा है कि अदालतों की तरह देश की सभी जेलों में वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा बनाए जाने की आवश्यकता है। श्री शाह ने कैदियों के कल्याण के लिए जेल परिसरों में पुस्तकालयों, प्रशिक्षण केंद्रों, अस्पतालों और मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना पर भी बल दिया। गृह मंत्री ने कहा कि जेलों में कैदियों की बढ़ती भीड़ बहुत बड़ी समस्या है, जिसे बेहतर प्रबंधन से हल करने की आवश्यकता है। इस अवसर पर गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल ने कहा कि छठी कारागार प्रतियोगिता से जेल सुधारों की प्रक्रिया में मदद मिलेगी और देश में कारागारों का प्रबंधन बेहतर होगा। 3 दिन के इस आयोजन में देश की विभिन्न जेलों के 1000 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी 18 स्पर्धाओं में शामिल होंगे। इससे पहले गृह मंत्री ने अहमदाबाद नगर निगम के 4 स्मार्ट स्कूलों का उद्घाटन किया। ये अनुपम स्मार्ट स्कूल 9 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत से अहमदाबाद नगर निगम ने बनाए हैं। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी ने आज आइजॉल में विभिन्न सुविधा केंद्रों का दौरा किया। महिला और बाल विकास मंत्रालय की सहायता से इन सुविधा केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। श्रीमती ईरानी मिजोरम के दौरे पर हैं। श्रीमती ईरानी ने आइजॉल में निरीक्षण गृह, स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृह का दौरा किया और उन्होंने महिला तथा बच्चों को दी जा रही सुविधाओं और सेवाओं की समीक्षा की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं के पुनर्वास के लिए संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर और 2 बाल देखभाल संस्थानों के पदाधिकारियों से बातचीत भी की। सुश्री ईरानी ने इन केंद्रों के बेहतर संचालन और पीड़ित महिलाओं और बच्चों की सहायता के लिए मंत्रालय द्वारा अधिक सहायता प्रदान करने का भी आश्वासन दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने धार्मिक नेताओं और मीडिया से लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें भ्रम दूर करने और जागरूकता फैलाने में योगदान देना चाहिए। श्री धनखड़ ने आज नई दिल्ली में शरीर अंगदान के लिए राष्ट्रीय अभियान के शुभारंभ के अवसर पर जनसभा में ये बात कही। इस कार्यक्रम का आयोजन दधीची देहदान समिति ने किया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि अंगदान संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए अंगदान के लिए सहायता प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। महाराष्ट्र में एक सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का आकस्मिक निधन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में देश भर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगी। थल सेनाध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 4 दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे। गृहमंत्री अमित शाह ने आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और संगीत जारी किया। दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से। और अमरीकी ओपन टेनिस में राफेल नडाल और ईगा स्वीतेक अपने अपने वर्ग के चौथे दौर में पहुंचे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आजाद ने आज जम्मू के सैनिक फार्म में एक जनसभा को संबोधित किया। श्री आजाद ने हाल ही में कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र दिया था। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद ये उनकी पहली जनसभा थी।
श्री आजाद ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि वो जम्मू कश्मीर की जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही एक नई राजनीतिक पार्टी का गठन करेंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को देखते हुए इसकी पहली इकाई प्रदेश में गठित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी नए राजनीतिक दल का नाम तय नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि नई पार्टी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने, भूमि अधिकार और राज्य के लोगों को रोजगार मुहैया करवाने पर ध्यान केंद्रित करेगी। अगले वक्त में जो नई पार्टी बनेगी, यही नाम लोग दे रहे हैं, वो सब गलत है। अभी डिसाइड नहीं किया। हमारी पार्टी का और झंडा जम्मू कश्मीर सूबा के लोग और लीडर मिलकर जो तय करेंगे वही झंडा होगा, वही नाम। तो मेरा नाम पार्टी का भी एक ऐसा हिंदुस्तानी नाम होगा। श्री आजाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को इसके कार्यकर्ताओं ने खून से सींचा है, इसे कंप्यूटर और ट्विटर से नहीं बनाया गया। श्री आजाद ने कांग्रेस के नेतृत्व पर आरोप लगाते हुए कहा कि राहुल गांधी अपरिपक्व हैं और अनुभवहीन लोगों का समूह पार्टी चला रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी समाप्त हो गई है। उन्होंने श्री राहुल गांधी पर पार्टी के पूरे परामर्श तंत्र को समाप्त करने का आरोप लगाया। श्री आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के 24 से ज्यादा विधायक उनके साथ जुड़ चुके हैं। इनमें एक पूर्व उप मुख्यमंत्री, 8 पूर्व मंत्री, 1 पूर्व सांसद और 9 विधायक शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्य चुनाव अधिकारी हृदेश कुमार ने मतदाता सूची संशोधन को लेकर सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की कल बैठक बुलाई है। गैर स्थानीय लोगों को वोट देने के अधिकार को लेकर उठे विवाद के मद्देनजर ये बैठक बुलाई गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस बैठक में सभी बड़े राजनीतिक दलों के नेताओं को बुलाया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बैठक के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी समेत प्रमुख राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया है। सभी राजनीतिक दलों को इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विकार रसूल ने इस बैठक में शामिल होने की पुष्टि की है। भाजपा के महासचिव अशोक कौल ने जानकारी दी कि उन्हें बैठक के लिए बुलाया गया है। इस बीच निर्वाचन आयोग 15 सितंबर को मतदाता सूची के मसौदे का अनावरण करेगा और 25 अक्टूबर तक दावे या आपत्तियां दर्ज की जा सकती हैं और अंतिम मतदाता सूची 25 नवंबर को प्रकाशित की जाएगी। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से निखिल कुमार। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में रैली के लिए कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा है कि ये महंगाई के खिलाफ नहीं बल्कि एक परिवार को बचाने के लिए है। पार्टी प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने नई दिल्ली में कहा कि ये कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पार्टी नेतृत्व के लिए फिर से तैयार करने का एक प्रयास है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वर्ष 2014 के बाद से 90% चुनाव हार चुकी है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि कांग्रेस एक ऐसी टीम है जिसका कप्तान कोई नहीं बनना चाहता। कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर राष्ट्रीय राजधानी में एक रैली का आयोजन किया है। इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता शामिल हैं। उधर मणिपुर से जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायकों ने आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से भेंट की। ये विधायक हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भाजपा गठबंधन से अलग होने के कुछ सप्ताह बाद ये घटनाक्रम सामने आया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और airnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है।
आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला की आज की कड़ी में हम आपके लिए वर्ष 2001 के बाद भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करने वाले लोगों की जानकारी लेकर आए हैं। वर्ष 2001 में भारत की कोकिला प्रसिद्ध पार्श्व गायिका लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मैं उन लोगों को कभी नहीं भूल सकती हूँ। गाना बनाते थे, मुझे कहा करते थे, देखो लता, ये खास मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, तुम नहीं गाओगे तो ये मैं गाना करूंगा नहीं। आज ये फिल्म देखते हुए मुझे सब लोग याद आए। मैं फिल्म इंडस्ट्री की बहुत बहुत आभारी हूँ। जो एक लता नाम का पत्थर था, आज उन्होंने उसको भारत रत्न बना दिया है। फिल्म इंडस्ट्री नहीं होती तो मैं नहीं होती। मैं बहुत बहुत सबके आभारी हूँ, आपके आभारी हूँ। जनता ने मुझे हमेशा साथ दिया है, हमेशा दुआएं दी है, प्यार दिया है। शायद मैं इस काबिल नहीं हूँ, इतना उन्होंने मुझे स्नेह दिया है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत के विश्व विख्यात शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी इसी वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वर्ष 2009 में प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2014 में प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर CNR राव को ये पुरस्कार दिया गया था। The airport in Trivandrum around 4:30, 4:45 when I was waiting for the flight to Bangalore, I learnt about it. I'm very, very grateful. Working not just been writing papers after papers, books after books. For the last 54 years, I have a large number of young people who have done PhDs with me, done research with me, and at the end of such a long career, if somebody looks at it and says it deserves the highest national award, I'm very grateful. I have got a lot of international awards in science, that is different. But getting a national award of my own country giving it, I think it's a great honor. टेस्ट क्रिकेट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में 34,000 से अधिक रन बनाने वाले दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को भी वर्ष 2014 में भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। It's the biggest honor for me and I'm extremely delighted on receiving Bharat Ratna. I'd like to reiterate what I said a couple of months ago, that this recognition, this award, I'd like to dedicate this to my mother. I'm extremely proud to be born in this beautiful nation, and I'd like to express my gratitude for all the love, affection and support that I've received for a number of years. I'll continue to bat for India. I know my cricket is stopped, but I'll continue to bat for India and try my best to give the people of India a reason to smile. वर्ष 2015 में विद्वान और समाज सुधारक पंडित मदन मोहन मालवीय तथा पूर्व प्रधानमंत्री और अनुभवी सांसद अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया। वर्ष 2019 में भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को भी ये सम्मान मिला था। शिक्षाविद और समाज सुधारक नानाजी देशमुख को भी इसी वर्ष भारत रत्न पुरस्कार से अलंकृत किया गया था। मानव की जो समग्रता है उसके संबंध में ये निश्चित एक आधारशिला बनाए कि मानव केवल शरीर नहीं, मानव शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों मिलकर के एक एकात्म व्यक्तित्व है और इन चारों का संतुलित विकास यह मानव का विकास है। लेकिन आधुनिक काल की परिस्थिति में उसे स्पष्टता देने का काम कोई नहीं करना, वो दीनदयाल जी ने किया है और इसलिए आज भी उनका चिंतन उपयुक्त ही नहीं है, तो उस चिंतन को कार्यान्वित करना यह भावी समस्याओं के निराकरण का माध्यम बनेगा। असम के प्रसिद्ध संगीतकार और पार्श्व गायक, कवि और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका को भी वर्ष 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। रिवॉर्ड एंड अवार्ड दोनों मिला एंड NFDC perhaps got for the first time such money for a musical. Music was not inseparable from international films, you see. दिल हुम करे घबराए, घन धम धम करे गर जाए, एक बूंद कभी पानी की मोरी अखियों से बरसाए। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है।
बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत को बांग्लादेश का विश्वसनीय मित्र बताया है। भारत की यात्रा पर आने से पहले उन्होंने आज कहा कि जरूरत के समय भारत हमेशा साथ खड़ा रहा है। एक समाचार एजेंसी से भेंट में श्रीमती हसीना ने कहा कि बांग्लादेश 1971 के मुक्ति संग्राम के दौरान और बाद में भी भारत के योगदान को हमेशा याद करता है। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने यूक्रेन में फंसे अपने देश के विद्यार्थियों को निकालने और वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के अंतर्गत वैक्सीन उपलब्ध कराने के लिए श्री मोदी की सराहना की। I really thanks to Prime Minister Modi to take this initiative and that he contributed vaccine to not only Bangladesh, also some South Asian countries, and it's really very, very helpful, and it's a very prudent initiative he has taken. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत आ रही हैं। श्रीमती हसीना इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगी। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर उनसे मुलाकात करेंगे। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 4 दिन की यात्रा पर आज नेपाल पहुंच गए हैं। जनरल पांडे नेपाल के थल सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा के आमंत्रण पर काठमांडू गए हैं। 5 सितंबर से 8 सितंबर तक की इस आधिकारिक यात्रा में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय रक्षा संबंधों और आपसी हितों के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। थल सेना प्रमुख के रूप में श्री पांडे की ये पहली नेपाल यात्रा है। यात्रा के दौरान जनरल पांडे नेपाल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सेना प्रमुख से मुलाकात करेंगे। जनरल पांडे नेपाल और भारत के रक्षा संबंधों को बढ़ाने की विभिन्न संभावनाओं पर विचार विमर्श करेंगे। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि भारतीय सेना प्रमुख को नेपाल के राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास शीतल निवास पर आयोजित एक समारोह में नेपाल के मानद जनरल का रैंक प्रदान किया जाएगा। जनरल पांडे नेपाल थल सेना मुख्यालय भी जाएंगे, जहां वो शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे और नेपाली सेना के शीर्ष अधिकारियों के साथ बातचीत करेंगे। भारत नेपाल के संबंध ऐतिहासिक और बहुआयामी हैं। दोनों देशों के बीच आपसी सम्मान और विश्वास के अलावा साझा सांस्कृतिक और सभ्यतागत संबंध हैं। भारत अपनी पड़ोसी प्रथम और एक्ट ईस्ट नीति के कारण नेपाल के साथ संबंधों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। गृह मंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का संगीत और शुभंकर जारी किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि अहमदाबाद में स्पोर्ट्स सिटी बनने जा रहा है। आज देश और दुनिया के नक्शे पर खेल की दुनिया में गुजरात अपना प्रमुख स्थान अंकित कर चुका है और मुझे भरोसा है कि जो 36वें राष्ट्रीय खेल यहाँ पर होने जा रहे हैं, इसमें भी गुजरात अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ेगा, इसका मुझे विश्वास। मित्रों, इस 36वें खेल में 36 प्रदेशों की टीम लगभग 20,000 खिलाड़ी, कोच, अधिकारी हिस्सा लेंगे। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल पहले खेल महाकुंभ शुरू किया। 11 लाख खिलाड़ियों की संख्या अब 55 लाख हो गई है। दुबई में एशिया कप क्रिकेट में सुपर 4 के मुकाबले में भारत का सामना पाकिस्तान से हो रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 9 ओवर में 2 विकेट पर 88 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। अमरीकी ओपन टेनिस की खबरों के साथ हैं खेल डेस्क से सिद्धार्थ सिंह। यूएस ओपन टेनिस के पुरुष सिंगल्स में राफेल नडाल, मारिन सिलिक और जैनिक इस्नर ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। तीसरे दौर में स्पेन के नडाल ने फ्रांस के रिचर्ड मास्केट को, क्रोएशिया के मारिन सिलिक ने ब्रिटेन के डैन इवांस को और इटली के इस्नर ने अमेरिका के ब्रैंडन नाकाशिमा को हराकर चौथे दौर में जगह बनाई। महिला सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त पोलैंड की ईगा स्विटेक, बेलारूस की आयरना साबालेंका और चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा भी चौथे दौर में पहुंच गई हैं। तीसरे दौर में ईगा ने अमेरिका की लॉरेन डेविस को, छठी वरीयता प्राप्त आयरना साबालेंका ने फ्रांस की क्लारा ब्यूरेली को, जबकि कैरोलिना प्लिस्कोवा ने स्विट्जरलैंड की बेलिंडा बिन्सिक को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाराष्ट्र में एक सड़क दुर्घटना में टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री का आकस्मिक निधन। उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उद्योग जगत ने दुख व्यक्त किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल नई दिल्ली में देशभर के 46 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान की 5 दिन की यात्रा पर कल रवाना होंगे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री 4 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगी। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे 4 दिन की यात्रा पर नेपाल पहुंचे।
गृह मंत्री अमित शाह ने आज शाम अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और संगीत जारी किया। दुबई में एशिया कप क्रिकेट के सुपर 4 मैच में आज भारत का सामना पाकिस्तान से और अमरीकी ओपन टेनिस में राफेल नडाल और ईगा स्वितेक अपने अपने वर्ग के चौथे दौर में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।